नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे नंबर 2 है ऑफ सीडीपी सीरीज़। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे, जैसे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकास के चरण। कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे जब विकास के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान हर एक ह्यूमन का जो शिशु होता है, चाइल्ड होता है, वो गुजरता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्री नेटल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, वॉर्म ऑफ मदर में होता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी का जो पेट है उसका अगर वातावरण सही होगा तो इसमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगी। तो इसके लिए जो मदर है उसको खास अपना ध्यान रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, ताकि जो उसका शिशु उसके गर्भ में है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो सके। तो ये जो स्टेज होता है ये होता है 9 महीने का। इसके बाद बच्चा जब पैदा हो जाता है, यानी जीरो का मतलब है यहाँ पे बर्थ, तो उससे लेकर 2 वर्ष तक बच्चा शिशु रहता है, यानी इन्फेंट रहता है। इसीलिए इस स्टेज को हम इन्फेंसी कहते हैं। ये दूसरी स्टेज होती है। इसमें जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ता है, इसीलिए इसमें रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टेज के अंदर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी जाती है, तो उसका आंसर होगा इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। तो इसमें बच्चे को आपने नोटिस अगर किया हो तो बहुत ही जल्दी जल्दी उसके फीचर्स, उसका जो फेस है वो बदलता रहता है, बहुत ही जल्दी होता है ये, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा। तो ये 2 वर्ष तक बहुत ही जल्दी बच्चा, उसमें डेवलपमेंट देखने को हमें मिलती है। इसके बाद आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि बच्चा सिर्फ खुद पर केंद्रित होता है, उसको औरों से कोई मतलब नहीं है। उसको आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही उसको टाइम से खाना नहीं मिलेगा, उसको दूध नहीं पिलाया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, हाथ पाँव मारने लगता है। तो ये इसीलिए ही होता है कि जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ खुद पर केंद्रित है, फिलहाल उसे खुद का पेट भरने से मतलब है, और फिर वो सो भी जाता है। फिर जैसे जैसे वो 1 वर्ष 2 वर्ष का होता है, अपनी मम्मी को पहचानता है, अपने घर वालों को पहचानता है, तो अगर उसके घर वाले किसी और बच्चे को थोड़ी ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो वो बच्चा रोने लग जाता है और ज़िद करता है कि उसे गोद में लें बार बार। तो यही जो स्टेज होती है ये दर्शाती है कि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, खुद पर केंद्रित होता है और खुद से ही उसको मतलब होता है, ठीक है। अनसोशल होता है। अनसोशल हम कह सकते हैं कि इस वजह से होता है, बच्चा बाहर के लोगों से कम मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के घर वालों के साथ ही रहना पसंद करता है, उन्हीं के साथ उसको कंफर्ट फील होता है, ठीक है। इसके अंदर या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी यानी जिसमें सिर्फ घर तक सीमित होता है, बच्चा घर वालों से ही यहाँ पे सोशलाइजेशन करता है। इसके बाद आता है डिपेंडेंट। बच्चा पूरा का पूरा अपनी मदर पे, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड होता है। सारे काम उसके फैमिली वाले ही उसको करके देते हैं, उसको बिठाते हैं, शुरू में उसको चीज़ें करना सिखाते हैं, धीरे धीरे वो बैठने लगता है, उसको टाइम से दूध देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ उसको नहलाते धुलाते हैं, क्लीन रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम उसके घर वाले करते हैं, तो वो फुली डिपेंडेंट रहता है हर चीज़ के लिए अपनी फैमिली के ऊपर। और इमोशनली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे बोले। वो ये जो ईयर गैप है हमारे पास, इतनी जल्दी बच्चा बोलता तो है नहीं। तो बच्चा क्या है, उसको समझानी भी अपनी बात, तो वो मिनट मिनट में रोता है, गुस्सा करता है। अगर उसको टाइम से दूध नहीं मिला, जोर जोर से रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। तो ये उसका तरीका है कि उसको कुछ चीज़ चाहिए। तो इसको ये बोलते हैं इमोशनली अनस्टेबल, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाता है और हर बात पे रोने लग जाता है, ठीक है। तो बच्चा बार बार रोता है, किसी अनजान को देख लिया तब रोता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो इमोशनली अनस्टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में बच्चा आ जाता है जब 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक रहता है, तो ये उसकी बाल्यावस्था आ जाती है, यानी कि उसका चाइल्डहुड आ जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, और फिर है लेटर चाइल्डहुड यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक। अगर आप देखो 2 से 6 तक लगभग हम बच्चे को यहाँ पे प्ले स्कूल वगैरह में डालना स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे करता है वो, और LKG UKG हमारा, तो ये बाल वाटिका के अंदर आएंगे, तो ये सारी क्लासेस वो कवर करता है, खेल खेल में सीखता है। इसके बाद उसकी स्कूल गोइंग एज आ जाती है 6 से लेके 12 वर्ष तक। तो इसको हम लेटेंसी पीरियड कहते हैं, यानी बच्चा क्या करता है, अपने जेंडर के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे गर्ल्स का अलग ग्रुप बनने लगता है, बॉयज़ अपने गेम्स अलग खेलने लगते हैं। बॉयज़ को ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि एक जैसे गेम खेलेंगे, कार वाले गेम खेलेंगे, लड़कियां घर घर गुड़िया से खेलेंगी, लेकिन अपने जेंडर तक ही सीमित रहेंगी। उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको दूसरे जेंडर के साथ खिला रहे हैं हम। आपने क्लास में भी अक्सर नोटिस किया होगा, बॉयज़ और जो गर्ल्स है वो काफ़ी लड़ाई करते हैं कि हमें इनसे अलग करो, ये हमें तंग कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने जेंडर के साथ ही खेलना पसंद करते हैं।
इसे गैंगेज भी कहते हैं कि अपने जेंडर की गैंग भी बना लेते हैं बच्चे, और उसके प्रति लॉयल बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ होती है इसमें बच्चे की, कि कुछ टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं इनकी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है, हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है इस टाइम के अंदर। और इंटरेस्ट बच्चों का बढ़ता है, क्योंकि इसमें स्कूल जाते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं अब वो पहले से घर तक सीमित थे, अब वो अपने स्कूल में भी सोशलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपनी गैंग बनाते हैं, टीचरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, खेलते भी हैं। तो इसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, और उसको क्यूरियोसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, कि वो पूछने लगता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। इसको स्कूल एज के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेन पीरियड आ जाता है जो है अडोलसेंस। ये होता है 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो ये जो अडोलसेंस है, एक लैटिन शब्द एडोल्सरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ये शब्द किससे आया है, एडोल्सरे से। ये बोला होता है क्वेश्चन में, बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता के अंदर बढ़ना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्टेज होती है, इसमें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आ जाते हैं, अचानक से इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि उसका सोचने का तरीके में भी परिवर्तन आएगा, फिजिकली वो डेवलप हो चुका होगा, उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, उसके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, प्यूबर्टी उसको हिट करेगी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। इसी वजह से इसको स्टैनले ने स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का नाम दिया है, कि ये क्या है, एक तूफानी पीरियड है, जिसके अंदर बच्चे को तनाव भी बहुत होता है, मानो तो उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आ गया है। तो ये इसी वजह से कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं। बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी है क्या, वो अपने रोल को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब वो कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तब उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो। लेकिन कोई खतरनाक काम होगा जिसके अंदर थोड़ा खतरा होगा, उसके पेरेंट्स बोलेंगे अभी तुम बच्चे हो, ये मत करो। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी भी वो बच्चा है, वो बड़ा हो गया। तो ये जो कन्फ्यूजन है, वो खुद के बारे में भी नई नई चीज़ें जानता है, तो वो कन्फ्यूज रहता है। एबल टू रिप्रोड्यूस, अगर बायोलॉजिकली देखें तो वो अपने जैसे और ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करने के यहाँ पे तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी प्यूबर्टी आ जाती है। उसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इतने सारे चेंजेस के कारण बहुत तनाव में भी रहता है। कुछ ये भी होता है, वो अपने आप को कंपेयर भी करना स्टार्ट कर देता है अपने आसपास के बच्चों से, कुछ उसके पेरेंट्स कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये कंपेरिजन वो हेल्दी वे में नहीं लेता, तो अनहेल्दी वे में लेने की वजह से उसमें और ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं कोई कोई बच्चा तो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पीरियड है। इसमें ग्रोथ जो है बच्चे की यहाँ पे तेज़ी से हो चुकी होती है। यही यहाँ पे कह सकते हैं कि उसकी जो हाइट है, वेट है, वो मैक्सिमम लिमिट तक अटेन हो जाता है। लगभग इसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे का वेट जो होता है, अगर वो अपने ऊपर ध्यान ना दे, उसी केसेस में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चे को, तभी ज़्यादा घटता है या बढ़ता है, वरना इसके बाद वो भी एक स्टेबल मेंटेन रहता है। और बच्चे की हाइट भी यहाँ पे हम जैसा जानते हैं, गर्ल्स की तो डेवलप हो ही चुकी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे बॉयज़ की भी फिक्स यहाँ पे होने लग जाती है। उसके बाद हमें हाइट जो है उसमें चेंजेस देखने को कम मिलते हैं। इसे हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ये अडल्ट और जो चाइल्डहुड है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसके बाद आती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी हर वो चीज़ होती है जो आपको अपने एंसेस्टर, अपने पेरेंट्स से मिली है। हम देखते हैं कि हमारे किसी की आइज़ अपनी मम्मी से मिलती है, किसी के हेयर अपनी मम्मी जैसे हैं, किसी की शक्ल जो अपने पापा जैसी मिलती जुलती है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो जीन्स आपके अंदर ऐसे आए हैं कि जो आपकी हेरिडिटी के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिली हैं, जो आपके एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनका जो स्टॉक था, कलेक्शन था, उसमें से हमें कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। अब इसके अलावा जितनी चीज़ बचती है जो हमारा पालन पोषण करती है, हमारे वातावरण में प्रेजेंट होती है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? दो ही चीज़ें होती है, एक होती है आपकी हेरिडिटी जो आपको अपने पेरेंट्स, अपने पूर्वजों से मिली है, और एक होता है इन्वायरमेंट जो वातावरण अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, कोई कहता है कि हेरिडिटी बहुत बढ़िया है, वो बहुत ज़रूरी है, कोई कहता है इन्वायरमेंट है, लेकिन इन दोनों के बिना ही एक दूसरे के बिना ही अधूरे हैं ये। जैसे एक कार होती है, ना ही कार इंजन के बिना चल सकती है और ना ही पहिए के बिना चल सकती, दोनों चीज़ें हमें चाहिए ही। तो वैसे ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अगर इंडिविजुअल की एक प्रॉपर ग्रोथ करनी है, तो हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हेरिडिटी तो स्टैटिक फैक्टर होती है, बदल नहीं सकती। एक बार जैसे आपकी आंखें जो हैं जिस रंग की हैं, आपको एक बार रंग मिल गया, अपने पेरेंट्स से शक्ल मिल गई, उसको नहीं बदला जा सकता है ना। सर्जरी वगैरह अलग बात है, लेकिन नेचुरली हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते। जैसे आपकी आंखों का रंग नहीं बदल सकते। लेकिन इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है। आप किस जगह पे रह रहे हो, वहाँ का वातावरण कैसा है, अगर आप किसी और जगह चले जाओगे तो आपका इन्वायरमेंट बदल जाएगा। इसीलिए जो इन्वायरमेंट है वो बदल सकता है, लेकिन हेरिडिटी हमारी स्टैटिक रहती है।
इसी वजह से हम हेरिडिटी को नेचर कहते हैं कि हमारा नेचर कैसा है ये हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि इसकी मम्मी भी बहुत गुस्सेल है, इसके पापा बड़े शांत है लेकिन ये बड़ा शरारती है। तो ये सब क्या है कि वो हेरिडिटी के अंदर मिला हुआ है आपको। लेकिन जो हमें नर्चर, हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है, हमारा वातावरण कर रहा है, हमारे अंदर चेंजेस कौन लेके आ रहा है, इन्वायरमेंट लेके आ रहा है। तो हमारे अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी हैं और जो चीज़ें अभी हमें आसपास से मिल रही हैं, तो दोनों का ही जो प्रोडक्ट है, जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब जाके हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर हमारा विकास होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, उसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे दिखने में, बोलने में, सोचने में, हर एक चीज़ में हमारे अंदर छोटी से छोटी चीज़ ऐसी होगी जो अलग हो सकती है। ठीक है, इवन हमारी आवाज़, हमारा सोचने का तरीका, हमारा समझने का, हमारा महसूस करने का तरीका सबसे अलग है। इसे ही कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सीवी गुड एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहा है, इट स्टैंड फॉर दोज डिफरेंसेस विच इन देयर टोटलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। कि एक इंसान को दूसरे इंसान से जो भी चीज़ अलग बनाती है उसे ही हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें ऐसी मानी जाती हैं कि मेन है जिनके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, कि हर एक इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है जो हमें किसी चीज़ को करने के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उत्सुक बनाता है, या फिर हमें मजबूर करता है कि हम वो चीज़ करें। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट होगा कि आप कार्टून की मूवीज़ देखो तो आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर एक फोर्स होगा, जैसे ही कहीं कार्टून की मूवी चल रही होगी तो आपका इंटरेस्ट आपको वहाँ खींच के ले जाएगा, एक फोर्स जो है आपको उस तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर किसी का पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो खाली बैठा होगा तो वो टीवी वगैरह छोड़ के क्या करेगा, उसके अंदर एक फोर्स है, मोटिवेटिंग फोर्स, जो उसे मोटिवेट करेगा कि अभी खाली समय मिला है, चलो ड्राइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई फीलिंग होना कि मुझे ऐसी फीलिंग है, मुझे ऐसा एटीट्यूड है कि मुझे ये चीज़ करनी पसंद है लेकिन वो नहीं पसंद। तो वो जो आपके अंदर एक फीलिंग है उसे ही आप एटीट्यूड कहते हो। फिर आता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में फ़र्क ये है कि ये एटीट्यूड तो सिर्फ फीलिंग है, लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, उस चीज़ के प्रति फीलिंग भी आपकी अच्छी है और आपके अंदर इंटरेस्ट तो है ही कि आपके अंदर एक मोटिवेटिंग फोर्स है और उस चीज़ को करने में आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता भी है। देखो, अगर किसी को पेंटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है और वो सच में इतना अच्छा है कि वो एक आर्टिस्ट बन सकता है, अब उसका इंटरेस्ट क्या था, पहले अगर किसी इंसान में इतना इंटरेस्ट है पेंटिंग को लेकर कि वो कर लेता है खाली टाइम पे पेंटिंग, लेकिन अगर उसके अंदर योग्यता भी है एक आर्टिस्ट बनने की, तब हम कहेंगे कि वो एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी मेन आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे हैं, इसके बाद हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट देखे कि यही दोनों जो होते हैं वो प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट का, और यही फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके बाद हमने देखे कुछ स्टेजेस जैसे एडोलसेंस, इसके बाद हमने चाइल्डहुड भी देखा था, प्रीनेटल स्टेज देखा, इन्फेंसी देखी। तो ये जो स्टेजेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको इनसे रिलेटेड कवर करवा दी हैं, इनको अच्छे से रिवाइज भी करते रहना। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, पहले मैं आपको जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कवर करवाऊंगी और लास्ट में हम एक साथ एक के बाद एक थ्योरीज को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।